डियर स्टूडेंट, आज फिर अपन लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम दोबारा आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप कमेंट जरूर करें। अगर कोई कमी रह रही है या फिर कोई चीज और आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है आपके स्कूल के दोस्तों में, आपके कोचिंग के दोस्तों में और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वहां तक इनको भेजें, जिससे उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, आज हम चौथी प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हम बात करें तो चार्ज के बारे में बात आता है कि भाई ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब आपकी क्वांटिटी पूछी जाती है कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज इनवेरिएंट। सर ये प्रॉपर्टी हमको समझ में नहीं है, ये तो हमको आ गई समझ में कि चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो आपने अगली जो प्रॉपर्टी बताई है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मास होता है वो वेरिएंट होता है। वेरिएंट होता है मतलब वेरिएबल होता है। सर मास बदलता है, हाँ, जब बॉडी मूव करती है तो उसका मास क्या होता है? चेंज होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, m बराबर होता है m0 अपॉन में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर m0 क्या है? मास इन रेस्ट होता है, m मूविंग ऑब्जेक्ट का मास होता है, v उसकी वेलोसिटी होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है मास भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो मास क्या है? वेरिएंट है। लेकिन आपका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, मतलब वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे? रिमेन सेम। आपका पहले चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो लाइट की स्पीड से भी मूव करेगा तो भी इतना ही रहेगा, लाइट की स्पीड का हाफ वेलोसिटी से भी मूव करेगा तो भी इतना ही रहेगा। लेकिन मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मास क्या होता है? वेरिएंट होता है। और चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाती है। अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान देंगे। आपकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, इसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो आपकी जो अगली हेडिंग आई है वो आपकी आई है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, आप पहले इसको समझ लें कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास केवल 10 रुपए के नोट है। ठीक है, 10 रुपए के नोट है, जितने भी नोट हैं 10 रुपए के नोट है। अगर कोई व्यक्ति मेरे से मांगता है 5 रुपए दे दो, क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। कोई मांगता है 9 रुपए दे दो, नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर कोई मांगता है 20 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, मैं इजीली दे सकता हूं। तो कितने पैसे मैं सामने वाले को दे रहा हूं वो डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है या मैं क्या ट्रांसफर कर सकता हूं। तो आपकी बॉडी क्या ट्रांसफर कर सकती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा
वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बोलते हैं, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the charge on any body is integral multiple of charge on electron। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। Q क्या है आपका, चार्ज ऑन बॉडी, एन क्या है, इंटीजर, इंटीजर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर वैल्यू आपकी ये होगी। ई क्या है, आपको पहले ही बता चुका हूं, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इसकी वैल्यू। वैसे तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन अगर किसी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन होता है। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपकी बात करता हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके किस तरीके से बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, किस पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सिंपल यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की क्या वैल्यू होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कई बार क्या होता है ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, ये आंसर नहीं आएगा तो क्या आएगा, कूलम में नहीं देंगे, वो स्टेट कूलम में दे देंगे। तो कूलम को स्टेट कूलम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹। तो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी आ सकता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम, या ESU, इस तरह से भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है। सीजीएस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं होता चार्ज पार्टिकल? बिल्कुल होता है। पहले डिस्कवर नहीं किए थे, पहले तो 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किए थे। अब इससे भी छोटा पार्टिकल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। तो सर क्वार्क के रूप में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता? नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। क्वाड होता है लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आपके क्वाड के कारण किसी भी बॉडी का चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो क्वाड वगैरह मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा सा बहुत हाई लेवल की बातें हो जाती हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि सर इतनी चीजें क्यों बता रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, इसलिए बता रहा हूं। आप यहां पर फोकस करें कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इतना हो गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज स्टेट कूलम में पूछा जाएगा तो आपका ये होता है। ठीक है, इसके अलावा इसी क्वेश्चन को सीधा ना पूछते हुए घुमा के भी इसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी चीज को अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, तो किसी बॉडी पे चार्ज कब आएगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होना चाहिए, 1। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, अगेन आंसर यही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है
व्हाट इज द एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, तो एलिमेंट्री चार्ज भी यही होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसके जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आपके कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए कि ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले पूछ चुका हूं आपका स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो अलग होता है, उसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज और चार्ज वन क्वांटम चार्ज भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटम चार्ज, वन क्वांटम मतलब एन की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे, तो आपका वन क्वांटम चार्ज Q बराबर E यानी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक है, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म नहीं हुआ, इस पे और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने बोला कि एक बॉडी 300 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो मैंने आपको क्या दे दिया, n दे दिया, कितना 300। ठीक है, ये लूज करे, आपसे पूछा क्या, क्यों पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q बराबर NE, यानी आपका 300 इंटू 10 इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n ये चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर 2 पावर आपकी बढ़ जाएंगी, तो ये बढ़ेंगी तो 10⁻⁻17 हो जाएंगे, -19 प्लस 2 यानी -17, यहाँ पर 4.8 कूलम। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी आपका चार्ज मतलब 300 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो कितना चार्ज हो जाएगा उस पर, 4.8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कि इतने इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देके आपसे क्या पूछा जा सकता है, चार्ज पूछा जा सकता है। एक चीज और आपको पूछी जा सकती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो यहां पर आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके टर्म में दिए, मोल के टर्म में। मोल आप अच्छे से जानते हो, 1 मोल क्या होता है, इट इज द अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये पार्टिकल में होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर रहा है तो कितना चार्ज होता है, तो आपको मैं क्लियरली बता दूं, ये आपको याद होना चाहिए कि द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे, और 1 फेराडे का जो वैल्यू होती है 1F, फेराड नहीं फेराडे, फेराड अलग होता है, वो कैपेसिटेंस में अपन पढ़ेंगे, ये क्या है 1 फेराडे। तो 1 फेराडे क्या होता है आपका, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है आपकी 96500 कूलम। ठीक है, यानी चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर आपका 1 फेराडे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, आप ऐसे निकाल सकते हो, निकालने के बाद ये एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फेराडे क्या होता है आपका, 96500 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज आपकी केमिस्ट्री में भी यूज होगी और फिजिक्स में भी यूज होगी, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद और भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने बोला कि आपको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और चार्ज पूछ लिया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको चार्ज दिया जाए, क्या दिया जाए, चार्ज दिया जाए और क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए। जैसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं इसको, चार्ज ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1
कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि ये लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। ये विशेष ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, क्वेश्चन में हम आपसे सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि जल्दी फटाफट देखा फटाफट लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, तो हमने आपको दिया क्या है, क्यू दिया है 1 कूलम, एन पूछा है, ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है। तो एन बराबर क्यू अपॉन ई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, एन बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। तो कई बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, जिनको नहीं आता वो प्रैक्टिस कर लें, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 16, पावर ऊपर जाएगी तो 10 पावर प्लस 19। अब इसका डिवाइड करेंगे तो n बराबर 0.0 आ जाएगा, 100, 16 छिंग 96 4, फिर 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो ये इतनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर क्या हो जाएगी 19, ठीक है। डेसिमल को एक डिजिट के बाद लिखते हैं, तो डेसिमल अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 19। ये हो 19 कम हो जाएगा 80। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1 कूलम की जगह कोई दूसरी वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी आप, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि हम दूसरा वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 म्यू सी। अब यहां पर म्यू, मैंने कल आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था, म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्यू दिया है, ठीक है, क्यू कितना दिया है 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। पूछा क्या गया है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। क्वांटाइजेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर एन ई। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह 3 इंटू 10 पावर -6, ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो एन बराबर 30/16 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो -6 प्लस 19, तो क्या हो जाएगा प्लस का 13। इसका डिवाइड कर दूंगा मैं इसमें, तो 16 बन जाए 16, कितना बचा 14 बच गया, ठीक है। 16 7 जा 128, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 16, सॉरी कितना है, एक मिनट दोबारा अच्छे से आप यहां पर ध्यान देके ही देख लो। 13 16 1 जा 16, कितना है 14.70,
112 सॉरी 8 128 2 यहां पर 1 यहां पर 0, ठीक है। फिर 7 जा 1 1 2 8 5 तो n बराबर क्या हो जाएगा 1.875 इंटू 10⁻13। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी किस पे 3 माइक्रो कूलम चार्ज पे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपको चार्ज की वैल्यू दे देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे? जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर आएगा तो पॉसिबल है, अगर वो फ्रैक्शन में आता है डेसिमल में आता है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, कोई चार्ज आपको वैल्यू दी है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद डेसिमल हटाने के बाद पावर देखेंगे, अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, डेसिमल हटाने के बाद अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन मैंने दिया, कैन अ बॉडी हैव 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी पर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं। तो आपको क्या दिया है, Q दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20, n आप निकाल लेंगे तो n बराबर क्या होता है Q अपॉन E, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 19, पावर ऐड हो जाती है, मतलब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो n बराबर 10⁻⁻1 यानी 1/10 फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, मतलब कि आपका ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्वांटाइजेशन पे कितने टाइप के क्वेश्चन बताए, कई सारे टाइप के क्वेश्चन बताए, जिसमें आपका सिंपल डेफिनेशन पे क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो, चार्ज निकालना हो वो क्वेश्चन, फिर आपका चार्ज दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या करते हैं, इनका मिक्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है चार्ज और मास का। जैसे कि आपको समझाता हूं, अभी क्वेश्चन और भी कई तरीके के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डायरेक्टली तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही साथ इस पे कई सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप स्किप नहीं करेंगे, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके, मेरा आपका जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हो सबके पास मेरा नंबर होगा, तो कॉल करके कैसे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दूसरा मिक्स टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ a body is charged by 1 coulomb, then calculate loss in mass। अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज दिया जाता है, प्लस 1 कूलम चार्ज दिया जा रहा है, तो उसका लॉस इन मास कितना होगा। तो सर ये कैसे करेंगे, पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालो। तो सर हमको तो आपने समझा दिया कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले दिया क्या है, Q दिया है कितना 1 कूलम, n निकाल लेंगे, ठीक है, फिर डेल्टा n निकालेंगे। तो पहले तो n निकालते हैं, तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज या बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, एन बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर आपने याद करने के लिए बोला था, अच्छी बात है आपको याद है, तो 6.25 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 18। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस इन मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर हमको याद नहीं। अरे बेटा कैसे याद नहीं, कल ही बताया था, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। तो आपका एम ई कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो डेल्टा एम लॉस इन मास क्या हो जाएगा एन इंटू एम ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 और 9.1 इंटू 10⁻31। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो 91 5 जा कितना हो जाएगा 445। ठीक है, तो 445 यानी 545 आपकी हासिल है। 2 जा कितना हो जाएगा आपका 2 जा हो जाएगा आपका 182। ठीक है, 182 और 45 तो आपका 227। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 22 6 जा देखेंगे तो 546 मल्टीप्लाई आप कर लेना बेटा, आपको आता है। ठीक है, और 546 प्लस 22 तो 568। ठीक है, डेसिमल कहां पर आएगी, यहां पर आ जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻13। ठीक है, एक डेसिमल इधर आएगा, पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। किलोग्राम में अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा 5.68 या 5.7 ही लिख सकते हैं इंटू 10⁻12 किलोग्राम। ये लॉस इन मास बहुत कम है। अगर आपकी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज भी आ रहा है तो भी लॉस इन मास क्या होता है बहुत कम होता है या निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर ही होता है, लेकिन होता जरूर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर पूछा जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की अगर अपन ने प्रॉपर्टी की बात करें तो कितनी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, 6 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, पहली पढ़ी थी सर चार्ज कंजर्व होता है, अच्छी बात है। दूसरी पढ़ी थी आपने क्या लाइक चार्ज रिपल करता, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि मूविंग चार्ज अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो दोनों नॉन रेडिएटिंग होती हैं। ठीक है, उसी में फिर आपने पढ़ा था अगर वो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो क्या करता है रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर अपन ने जो चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती। फिर अगली पढ़ी कि भी चार्ज जो होता है वो टाइम इनवेरिएंट होता है, मतलब वो टाइम पर डिपेंड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मूव कर रहा है तो भी चार्ज की वही वैल्यू रहेगी, स्टेशनरी रहेगा तो भी चार्ज की वैल्यू वही रहेगी। फिर अपन ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज होता है। तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। ठीक है, और आपका लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज वाली अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपकी क्या हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई। ठीक है, इनमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं क्या कि अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन को आज अभी डिस्कस करना है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, तो एक तरफ आप चार्ज लिख लेंगे, एक तरफ आपका मास लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस में हमेशा डेफिनेशन को जरूर ऐड करेंगे।
तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगी, इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो चार्ज की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which describe electric and magnetic behavior of substance। ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बताती है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which describe amount of matter। ठीक है, सेकंड, इट्स SI यूनिट इज कूलम। इधर इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। उसके बाद इट इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, इट इज नॉट कंजर्व। यहां पर कुछ बच्चे मेरा अपोज करेंगे, सर हमने आपका ये नहीं मानते क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, मास कंजर्व रहता है, लेकिन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लॉस इन मास होता है किसी भी बॉडी में, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अपन मास को कंजर्व नहीं बोलते हैं। आपका जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, मास कंजर्व नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो डिफरेंस आता है क्या होता है, इट इज क्वांटाइज। जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज एट टू बी प्रूव्ड। अभी तक मास का क्वांटाइजेशन प्रूव नहीं हुआ, अभी प्रूव करना बाकी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, फिर इट इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, इट इज वेरिएंट। इसकी जो वैल्यू है वो वेलोसिटी के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इफ अ बॉडी है चार्ज देन इट मस्ट हैव मास। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उस पर मास जरूर होगा। ठीक है, अगर यहां पर आएगा इफ अ बॉडी है मास देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पे चार्ज होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उस पे मास जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद टू चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर। अगर दो बॉडियों पर चार्ज है तो उनमें क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं, इफ टू बॉडी हैव मास देन दे
ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। वैसे ये बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन बोर्ड वालों को किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, लिखित में नहीं दिया कि हम ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने जो लेक्चर कल और आज में केवल इतनी सी चीजें पढ़ी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई अ बॉडी गेट चार्ज। आज अपन हम देखेंगे कि हाउ अ बॉडी गेट चार्ज। कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है, किसी भी बॉडी को चार्ज करने की क्या क्या मेथड होती हैं। तो अपन आज डिस्कस करेंगे हाउ अ बॉडी गेट चार्ज या मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड होते हैं, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी को जो चार्ज करने के मेन 3 मेथड होते हैं, जो तीनों आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 3 मेथड होते हैं? फर्स्ट होता है आपका फ्रिक्शन, सेकंड होता है इंडक्शन, थर्ड होता है आपका कंडक्शन। कौन कौन से? फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड इंडक्शन, थर्ड कंडक्शन। ये आपके 3 मेथड होते हैं किसको? बॉडी को चार्ज करने के। कितने मेथड? 3 मेथड, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? फ्रिक्शन की। ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या होता है? व्हेन टू बॉडी या व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, वहां पर हीट रिड्यूस होती है। आप हैंड को रब करेंगे, बहुत ज्यादा रब कर लो, कुछ नहीं होगा, आपके हाथों में हीट रिड्यूस होगी। लेकिन अगर आप 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रब करोगे, ठीक है, जैसे सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब करोगे या किसी भी दूसरी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करोगे, तो क्या होगा? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, वहीं पर दूसरी बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। सेम बॉडीज में क्यों नहीं होता? सेम बॉडीज में एक इसलिए नहीं होता भाई दोनों पहलवान आदमी, एक जैसे आदमी, ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो दोनों ही अपनी जिद पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। डिफरेंट बॉडीज में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग डोनर हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी हम 2 बॉडीज को क्या करते हैं? रब करते हैं, तो एक पे क्या आता है? एक बॉडी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरी जो बॉडी होती है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? गेन कर लेती है, तो उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपका क्या होता है? जब भी 2 अलग अलग बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन में मतलब फ्रिक्शन से किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आ रहा है? तो फ्रिक्शन से किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो 2 मतलब कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आ रहा है। ठीक है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन कर रही है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? व्हेन टू बॉडी रब विथ ईच अदर, देन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हाइल अदर एक्वायर इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज। एक पे पॉजिटिव आता है और दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। अब आपको ये याद रखना है किसको किसके साथ रब करते हैं। तो अगर आपको सिल्क को किसी भी रॉड के साथ, रॉड मतलब ग्लास, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, तो सिल्क और अगर ग्लास को रब करोगे तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे
पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब सिल्क को यानी रेशम को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप रब करोगे तो सिल्क पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और वहीं पर ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन अ ग्लास रॉड या व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क देन चार्ज ऑन रॉड, तो रॉड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, चार्ज ऑन सिल्क नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि व्हेन एवोनाइट रॉड रब्ड विद सिल्क देन चार्ज ऑन सिल्क, तो सिल्क पे नेगेटिव और एवोनाइट रॉड पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका वूल यानी ऊन के साथ होता है। वूल प्लस रॉड, आपका ग्लास ले लो, एवोनाइट ले लो, तो वूल पे क्या आता है, पॉजिटिव, ग्लास रॉड या एवोनाइट रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेम चीज होती है फर के साथ। फर को रब करोगे किसी के भी एवोनाइट के साथ कर लो, एवोनाइट के साथ, तो फर पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये आपको याद होना चाहिए। फार नहीं लिखा, फर लिखा, FUR, फर। ठीक है, फर मतलब होता है जूट, जो आपकी बोरे वगैरह होते हैं ना, जो जिनमें गेहूं का अनाज वगैरह आता है, तो वो आपका जूट से बना होता है। अगर जूट को या फर को एवोनाइट रॉड, ग्लास रॉड के साथ रब करेंगे तो फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वहीं पर एवोनाइट रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होता है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, एक ये तरीका भी होता है। ठीक है, तो फिर फ्रिक्शन समझ में आया। दो बॉडी को रब करो, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर नेगेटिव। मतलब दोनों बॉडी चार्ज होती हैं फ्रिक्शन में, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो आपका है इंडक्शन। ठीक, इंडक्शन, इसमें क्या होता है, when we place a charged body, when we place a charged body near to a uncharged body, जब किसी चार्ज बॉडी को, किसको, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं, ठीक है, देन इट एक्वायर अपोजिट चार्ज, तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जैसे मान के चलो मैंने ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी, ठीक है, मैंने इसको कांटेक्ट में नहीं रखा, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं, बस इसके पास में रखा। तो इस बॉडी में भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको ग्राउंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ग्राउंड नहीं भी करूंगा तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। इसलिए आपका जो चार्ज बॉडी होती है, समझना क्या कह रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज को जब इसके पास में रखा, ये अर्थ नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर हुआ, तो आपका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, मतलब नेगेटिव चार्ज का, वो कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, तो रिपल्शन फोर्स कम लगेगा। तो ओवरऑल क्या करेगा, ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। हाँ, अगर मैंने ग्राउंड कर दिया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं और उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें नेगेटिव, अगर नेगेटिवली चार्ज होता, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये बॉडी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इधर चले जाते, यहां पर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पास में, अपोजिट चार्ज पास में, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, इसलिए चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अभी भी अट्रैक्ट कर ली। जैसे ही मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी किसी चार्ज बॉडी को किसके पास रखते हैं, अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं, तो उस बॉडी पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उस बॉडी पर क्या हो जाता है, अपोजिट चार्ज
इंड्यूस हो जाता है। तो ये मेथड होता है आपका इंडक्शन, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक बॉडी है Q, इस पे चार्ज दिया है, एक और सेल के अंदर रखा है और इस पे कैपिटल Q चार्ज दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे चार्ज पूछता हूं सरफेस पे, तो S1 पे Q है, S2 पे अंदर की तरफ माइनस Q हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, Q प्लस Q हो जाएगा। तो ये हर जगह होगा। तो ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिखने में नहीं लगेगा कि इस पे डबल चार्ज है, लेकिन आपका इंडक्शन के कॉन्सेप्ट की कारण, हाँ, टोटल चार्ज यहां पर क्या है, Q प्लस Q, क्योंकि यहां पर माइनस Q है, ये कैंसिल हो गया, Q प्लस Q है। लेकिन सरफेस के अकॉर्डिंग अलग अलग सरफेस पे, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग चार्ज होगा। इंडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। मैं जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडक्शन आपको समझ में आया क्या होता है कि जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं तो उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मैंने अभी केवल इतना बोला, अपोजिट चार्ज, मैंने इक्वल नहीं बोला। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन कितना इंड्यूस होता है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। Q डैश बराबर Q इंटू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, ये आपका इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है। सर ये K क्या है? K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप इतना याद रखिए कि मेटल या कंडक्टर के लिए K कितना होता है, इन्फिनिटी। तो आपका Q डैश क्या हो जाएगा, माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो Q डैश बराबर माइनस Q। तो अगर ये सामने वाली बॉडी किसकी बनी है, मेटल की या कंडक्टर की बनी है, तो इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अगर ये कंडक्टर की बनी है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ये इंडक्शन समझ में आया क्या होता है। जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं तो उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमिना को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन के ही कारण एक चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये आपको समझ में आया। उस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, कितना होता है, इस फॉर्मूले से। अगर सामने वाली बॉडी है वो कंडक्टर या मेटल की बनी है तो जो इंड्यूस चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन में आपको एक और चीज आपको याद रखनी है। इंडक्शन में क्या याद रखना है, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज टेम्परेरी मेथड, ठीक है। ये परमानेंट मेथड नहीं है, ये कैसा है, टेम्परेरी मेथड है। जब तक चार्ज बॉडी इसके पास रखी है तब तक ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आपने ये चार्ज बॉडी हटा दी अर्थ से, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए वापस अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन अर्थ में गए वापस आ जाएंगे, ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। तो स्टार्ट करके आप लिख सकते हैं, याद रखेंगे, इंडक्शन इज टेम्पोरेरी मेथड ऑफ चार्जिंग। जो इंडक्शन होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। तो दो मेथड आपने डिस्कस कर लिए, एक फ्रिक्शन हो गया, दूसरा इंडक्शन हो गया। तीसरा मेथड भी हम आपका डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड अपन बात कर रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, कंडक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी मे बी चार्ज और अनचार्ज, ठीक है, देन
charge will transfer from a body, positive charge will transfer from a body of higher potential to lower potential till their potential become same. यहां पर चार्ज सेम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चार्ज एक क्वांटिटी नहीं है आपका। चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है कंडक्शन में, जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है, इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच व्हेन अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कांटेक्ट, पास में नहीं रखना उसको, अब कांटेक्ट में रखना पड़ेगा या फिर किसी तार से जोड़ना पड़ेगा। देन चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम, या पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। कब तक, जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सर पोटेंशियल क्या होता है, वैसे तो आपने 10th में पढ़ा है पोटेंशियल की डेफिनेशन, फिर भी आपको पोटेंशियल में 12th में दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी तो आप इतना याद रखें कि पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर पॉजिटिवली, मतलब जैसे एक बॉडी है दूसरी बॉडी, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है या फिर पॉजिटिव चार्ज है कम, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो आपका चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज की कोई गारंटी नहीं, चार्ज सेम, अगर आइडेंटिकल होंगी तो चार्ज सेम होगा, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज सेम नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। अगर आपसे पूछा है कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। कब तक मूव करता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज परमानेंट। ठीक है, ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ चार्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपका एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और इनको अलग कर दिया तो चार्ज वापस से रीट्रांसफर नहीं होगा, ये परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको परमानेंट मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि इफ टू identical bodies are placed in contact, then charge on each body is equal to arithmetic mean of charge on both bodies। ठीक है, अगर दो बॉडीज पूरी तरह से आइडेंटिकल है, पूरी तरह से एक जैसी हैं, तो जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद जो दोनों बॉडीज पर चार्ज होगा वो दोनों बॉडीज के चार्ज के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगी। जैसे ये बॉडी ली ए, ये बॉडी ली बी, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, एक जैसी है, एक ही मटेरियल से मिलकर बनी है। पहले इस पे चार्ज कितना था क्यू ए, इस पे चार्ज कितना था क्यू बी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव विथ साइन आपको लेना है, जैसा भी साइन है उसके साथ ही आपको रखना है, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। अब इनको अगर हम कांटेक्ट में करते हैं तो बाद में जो चार्ज आएगा क्यू ए डैश, इस पे जो चार्ज आएगा वो क्यू बी डैश, अगर ये आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो ये आपस में बराबर होगा, और कितना होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी बाय 2। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन से आप समझ लो,
क्वेश्चन से आप समझो, एक बॉडी इस पे क्या है 2 कूलम चार्ज है, एक दूसरी बॉडी है इस पे -1 कूलम चार्ज है, ठीक। अब मैंने बोला कि ये दोनों आइडेंटिकल है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखती है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो कांटेक्ट में रखने के बाद हर एक पे चार्ज कितना होगा, तो फिर आपका जो बाद में जो होगा क्यू ए डैश वो क्या हो जाएगा 2 + -1 विद साइन लिखना है, मैंने बोला था अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2। क्यू बी डैश बी पर भी कितना चार्ज होगा, इतना ही हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं एक तीसरी बॉडी लेता हूं सी, वो भी इन ऐसी ही आइडेंटिकल है, ठीक। अब सी को मैं पहले इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, अलग कर दिए, अब सी को मैं बी के कांटेक्ट में लाता हूं तो कितना चार्ज हुआ, तो अभी सी पर कितना चार्ज है जी 0, तो क्यू बी डबल डैश दूसरी बार कांटेक्ट में रखा बराबर क्यू सी डैश कितना हो जाएगा 1/2 + 0/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद में हो सकता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देके फोर्स पूछ लूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देके फोर्स पूछ लूं, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स पूछ लूं, कुछ भी मैं और भी पूछ सकता हूं। तो ये होते हैं आपके मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। कौन कौन से, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। जो फ्रिक्शन होता है उसमें 2 बॉडी को रब करेंगे, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे उतना ही नेगेटिव, ठीक है। फ्रिक्शन में आपको सिल्क को रब करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, तो सिल्क पे नेगेटिव सामने वाली बॉडी पे पॉजिटिव। ऊन को यानी बुल को रब करेंगे तो बुल पे पॉजिटिव सामने वाली बॉडी पर नेगेटिव। फर को रब करेंगे तो फर पे पॉजिटिव सामने वाली बॉडी पर नेगेटिव। दूसरा मेथड होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं हम, एक चार्ज बॉडी को किसके पास में रखते हैं, अनचार्ज बॉडी के पास में रखते हैं, उस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। ये टेम्परेरी मेथड है, जब तक चार्ज बॉडी पास में रखी है तब तक तो चार्ज रहेगा, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को हटा लोगे तो चार्ज खत्म हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर सामने वाली बॉडी जो जिस पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है अगर वो कंडक्टर की बनी है तो उस पर इक्वलेंट अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। फिर आता है कंडक्शन। कंडक्शन में जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मैं चार्ज का नहीं बोल रहा हूं, पोटेंशियल का बोल रहा हूं, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। अगर हाँ, ये जो मेथड है वो परमानेंट मेथड ऑफ चार्जिंग है, दोनों को अलग करने के बाद भी चार्ज रीट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 बॉडी आइडेंटिकल है और उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो जो फाइनल चार्ज होगा दोनों बॉडीज पर वो दोनों बॉडीज के चार्ज के अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है, ठीक है। और उस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका चार्ज आज खत्म हो गया। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हाँ, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करें, खराब लग रहा है कुछ कमी लग रही तो भी आप उस पर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें कि भाई जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले, क्योंकि लॉकडाउन में सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा। मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत कम मेरे को वीडियो बनाने के लिए टाइम भी उतना नहीं मिल पा रहा, मिलता भी है तो भी कई समस्याएं आती हैं कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं जितना आपके पास मिल रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कुछ भरोसा नहीं कब तक एक्सटेंड हो सकता है। तो जितना भी ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आती है आप कमेंट करके कैसे भी करके मेरे से जरूर पूछें, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन इससे आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में।